लग जाएंगे आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। पिछले एपिसोड के आखिर में अनस ने सबको हैरान करते हुए पुलिस के साथ चलने का फैसला कर लिया था। अब उसके दोस्त भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसने उसका इरादा पल भर में बदल दिया। पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त अहमद घबरा कर कहता है कि पुलिस के अपने तरीके होते हैं और वो डर रहा है कि कहीं अनस पर जबरदस्ती जुर्म कबूल न करवा लिया जाए। लेकिन आंसा फौरन उसकी बात काट देती है। वो सबको याद दिलाती है कि अनस वो इंसान है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। वो पार्किंग में लगी आग का वाकया याद दिलाती है जहां सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, मगर अनस अकेला था जो जलती हुई बिल्डिंग के अंदर दोबारा घुस गया था सिर्फ इसलिए कि किसी बेगुनाह की जान न चली जाए। ऐसा इंसान किसी जख्मी को सड़क पर छोड़कर कभी भाग ही नहीं सकता। लेकिन इसी बीच आंसा के जहन में एक और सवाल जन्म लेता है। वो सोचती है कि कुछ देर पहले तक अनस पुलिस के साथ जाने से साफ इनकार कर रहा था, फिर अचानक एक फोन कॉल आई और उसके बाद उसने बिना किसी बहस के खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर उस फोन कॉल में ऐसा क्या था जिसने अनस को मजबूर कर दिया? ये राज अब सबको बेचैन कर रहा है। आंसा किसी भी कीमत पर अनस को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वो फौरन फैसला करती है कि सब लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे और अनस के लिए गवाही देंगे। पहले कुछ दोस्त घबराते हैं, लेकिन आंसा के जज्बे के सामने सब मान जाते हैं और पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ घर में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। दादाजान रोज की तरह अनस का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें हैरानी होती है कि ना शायान उनसे मिलने आया है और ना ही अनस घर वापस पहुंचा है। उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करती हैं, मगर उसके अल्फाज भी उनके दिल का बोझ हल्का नहीं कर पाते। दादाजान कहते हैं कि वो हमेशा अनस के साथ बैठकर खाना खाते हैं और आज उसके बगैर एक निवाला भी नहीं खा सकते। इसी दौरान घर के दूसरे हिस्से से शायान की बुलंद आवाज सुनाई देती है। वो इंस्पेक्टर का नाम लेकर गुस्से में बात कर रहा होता है। दादाजान फौरन परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर इंस्पेक्टर का जिक्र क्यों हो रहा है। वाजिदा मजबूरन सच छुपाते हुए कहती है कि बस एक एक्सीडेंट का मामला है जिसकी वजह से सुबह से घर में टेंशन चल रही है। लेकिन एक्सीडेंट का लफ्ज सुनते ही दादाजान का रंग उड़ जाता है। उनके जहन में पहला ख्याल शायान का आता है। वो घबरा कर पूछते हैं कि कहीं शायान का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वाजिदा फौरन बताती है कि शायान बिल्कुल ठीक है, बस किसी दूसरे शख्स के एक्सीडेंट के मामले में पुलिस स्टेशन के चक्कर लग रहे हैं। ये सुनते ही दादाजान की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो पानी मांगते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में अनस को एक कमरे में बिठाया जाता है जहां मुरसलीन उसके पास आता है। वो नरमी से अनस को समझाता है कि असल में एक्सीडेंट शायान से हुआ था, लेकिन अगर उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि अनस कुछ देर के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले ले। वो वादा करता है कि बाकी सब कुछ वो संभाल लेगा और बाद में अनस को कुछ नहीं होगा। अनस ये बात सुनकर बिल्कुल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीमी आवाज में पूछता है, अगर इतनी सी बात है तो फिर शायान का नाम क्यों नहीं दे देते? अनस के सवाल का जवाब देने के बजाय मुरसलीन उससे समझाने की कोशिश करता है कि घर चलाने वाले लोगों के लिए कभी कभी बहुत सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। वो कहता है कि जिस घर की रोटी खाते हो उस घर के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। उसके नजदीक शायान जज्बाती और लापरवाह है, जबकि अनस हमेशा से सब्र करने वाला और हर मुश्किल को बर्दाश्त कर लेने वाला लड़का रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि इस दफा भी अनस ही सब कुछ सह ले। लेकिन अनस का दिल इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। उसे पहली बार महसूस होता है कि जिस इंसाफ की उम्मीद वो अपने ही घर वालों से रखता था, आज वही उसके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी कर रही हैं। इसी दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भागते हुए अंदर आता है और इंस्पेक्टर को बताता है कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो चुके हैं। वो सब अनस से मिलना चाहते हैं और हंगामा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर फौरन समझ जाता है कि अगर स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर दी तो मामला सिर्फ पुलिस स्टेशन तक महदूद नहीं रहेगा। वो फौरन हुक्म देता है कि उन सबको अंदर बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद आंसा और उसके दोस्तों को अनस से मिलने की इजाजत मिल जाती है। जैसे ही आंसा उसके सामने आती है, वो पूरे यकीन के साथ कहती है कि अनस बिल्कुल फिक्र न करे। यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी फुटेज और तमाम स्टूडेंट्स की गवाही साबित कर देगी कि एक्सीडेंट के वक्त अनस कैंपस में ही था।
लेकिन सबको हैरान करते हुए अनस उल्टा उन्हें समझाने लगता है कि वो इस मामले से दूर हो जाएं। वो बार बार कहता है कि कोई भी इस केस में मुदाखलत न करे और सब वापस चले जाएं। उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूरी नजर आ रही होती है। आंसा को फौरन एहसास हो जाता है कि अनस अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहा। वो समझ जाती है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो अनस उन सब से छुपा रहा है। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही प्रोटेस्ट करने का फैसला कर लेती है। पुलिस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आंसा कानून की स्टूडेंट होने का फायदा उठाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है। वो इंस्पेक्टर को बताती है कि उन्हें अपने दोस्त के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है और अगर किसी ने जबरदस्ती की तो वो सब कुछ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देगी। ये बात सुनते ही पुलिस वाले भी कुछ देर के लिए पीछे हट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है और स्टूडेंट्स एक एक करके वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। सब कहते हैं कि रात हो चुकी है और कल सुबह दोबारा आएंगे। सिर्फ आंसा ही है जो अपनी जगह से हिलने के तैयार नहीं। वो कहती है कि जब तक अनस को इंसाफ नहीं मिलता वो पुलिस स्टेशन के बाहर से कहीं नहीं जाएगी। उधर पुलिस स्टेशन के अंदर मुरसलीन फिर अनस के पास आता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि पुलिस स्टेशन सिर्फ नाम का है, उसका दोस्त इंस्पेक्टर सब कुछ संभाल लेगा, खाना भी मिल जाएगा, आराम भी मिलेगा और सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनस के जहन में सिर्फ एक ही फिक्र चल रही होती है। वो धीमी आवाज में कहता है, ग्रैंडपा का क्या होगा? उनकी डायबिटीज पहले ही कंट्रोल में नहीं रहती। अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगे? अनस की ये बात सुनकर मुरसलीन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि अनस को अपनी नहीं, सबसे ज्यादा फिक्र दादा जान की है। पुलिस स्टेशन के बाहर सिर्फ आंसा ही नहीं बल्कि शायान भी अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद होता है, लेकिन उसका मकसद अनस को बचाना नहीं बल्कि आंसा को वहां से हटाना होता है। उसे डर है कि अगर ये लड़की ज्यादा देर तक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रही तो सच कभी भी सबके सामने आ सकता है। शायान के दोस्त उसे समझाते हैं कि सब स्टूडेंट्स तो जा चुके हैं, अब आंसा भी कुछ देर में खुद ही चली जाएगी, लेकिन शायान का गुस्सा उसे चैन से बैठने नहीं देता। वो कहता है कि वो किसी भी तरह आंसा को यहाँ से भेजकर ही दम लेगा। इसी दौरान आंसा अपने दोस्तों से मशवरा करती है। वो फैसला करती है कि पुलिस ने अगर उन्हें अंदर जाने से रोका है तो कोई बात नहीं, अब वो एक लॉयर को बुलाएगी जो अनस से मिलेगा और कोर्ट में सच बयान करेगा। वो पूरे यकीन के साथ कहती है कि एक्सीडेंट के वक्त अनस यूनिवर्सिटी में था और वो खुद इस बात की गवाही देगी। लेकिन तभी शायान आगे बढ़ता है और बहुत घटिया अंदाज में बात करना शुरू कर देता है। वो आंसा को कहता है कि वो बार बार ये क्यों कह रही है कि अनस मेरे साथ था। लोग इस बात का बिल्कुल अलग मतलब निकालेंगे। कोर्ट और लॉयर इसी बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और एक लड़की की इज्जत सबसे ज्यादा नाजुक होती है। ये अल्फाज सुनते ही आंसा का खून खौल उठता है। वो बिना एक पल जाया किए उस बदतमीज लड़के के जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो उसे साफ अल्फाज में कहती है कि इज्जत सिर्फ लड़कियों की नहीं होती। जो लोग औरतों की इज्जत को धमकी बनाकर उन्हें चुप करवाना चाहते हैं वो उनसे बिल्कुल नहीं डरती। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और बात हाथापाई तक पहुंचने लगती है। इसी हंगामे के दरमियान अचानक मुरसलीन वहां आ जाता है। वो फौरन शायान को पहचान लेता है और उसे सख्ती से वहां से चलने का हुक्म देता है। मुरसलीन को अंदाजा हो चुका होता है कि अगर विक्टिम की फैमिली या मीडिया ने शायान को पुलिस स्टेशन के आसपास देख लिया तो पूरा प्लान वहीं खत्म हो जाएगा। मजबूरन शायान गुस्से में वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में आंसा के ये इंतकाम साफ नजर आ रहा होता है। उधर आंसा के दोस्त भी उसे समझाते हैं कि उसने थप्पड़ मारकर मामला और मुश्किल बना दिया है। अहमर कहता है कि ऐसे लोग बदला जरूर लेते हैं, लेकिन आंसा बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती है कि अगर कोई उसकी इज्जत पर उंगली उठाएगा तो जवाब भी इसी तरह मिलेगा। और फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहती है, इज्जत को सिर्फ औरत के साथ मत जोड़ो, मर्द की इज्जत भी उतनी ही कीमती होती है। ये बात सुनकर अहमर भी खामोश हो जाता है। इसी बीच अहमर की नजर अनस के फोन पर पड़ती है जो पुलिस ने उसके पास से लिया था। फोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा होता है, फुप्फो जान।
सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आखिर अहमद हिम्मत करके कॉल रिसीव कर लेता है। दूसरी तरफ से प्यार भरी आवाज आती है। फुप्पू जान समझ रही होती है कि अनस ही फोन उठा रहा है। वो उसे बताती है कि उसकी यूनिवर्सिटी की फीस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है और उसे नसीहत करती है कि मेहनत से पढ़े, स्कॉलरशिप हासिल करे और उनका सर फख्र से बुलंद करे। लेकिन अहमद से ज्यादा देर तक सच छुपाया नहीं जाता। भारी हुई आवाज में वो धीरे से कहता है, आंटी, मैं अहमद बोल रहा हूँ। अनस को आज पुलिस अपने साथ ले गई है। जैसे ही अहमद की जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं कि अनस को पुलिस ले गई है, दूसरी तरफ से फुप्पो जान बिल्कुल सन रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस भांजे को वो हमेशा सीधा और शरीफ समझती रही थी, उसका नाम पुलिस स्टेशन से जोड़ दिया गया है। उधर अनस के घर में भी हालात हर गुजरते लम्हे के साथ और खराब होते जा रहे होते हैं। दादा जान बेचैन होकर बार बार अनस को पुकारते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि घर में सुबह से इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है और हर शख्स उनसे सच क्यों छुपा रहा है। मुरसलीन और शायान मिलकर दादा जान को झूठ बोलते हैं कि अनस अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ सोशल वर्क के लिए बाहर गया है और कल वापस आ जाएगा। लेकिन दादा जान मजबूरी में उनकी बात मान तो लेते हैं, लेकिन उनका दिल फिर भी बेचैन रहता है। लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ बदल जाता है। अमरीन का फोन आता है और वो गुस्से और परेशानी में पूछती है कि क्या ये सच है कि अनस पुलिस स्टेशन में है। ये सुनते ही दादा जान के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि घर वाले इतनी देर से उनसे सच छुपा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो लरसती हुई आवाज में सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, मेरा अनस कहाँ है। अब मुरसलीन के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो बात घुमाने की कोशिश करता है, मगर दादा जान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसी बीच घर का माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। दादा जान सबके सामने कह देते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब शायान की गलती का बोझ अनस के कंधों पर डाला गया हो। बचपन से जब भी शायान कोई शरारत करता था, सजा हमेशा अनस को मिलती थी। आज भी वही सब कुछ दोबारा हो रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला स्कूल का नहीं, पुलिस स्टेशन और कोर्ट का है। शायान फिर भी खामोश रहता है। शहरीन उल्टा दादा जान को ही समझाने लगती है कि सिर्फ एक रात की बात है, सुबह अनस वापस आ जाएगा। लेकिन दादा जान गुस्से में जवाब देते हैं, अगर सिर्फ एक रात की बात है तो फिर शायान क्यों नहीं जाता। ये एक जुमला पूरे घर को खामोश कर देता है। मुरसलीन समझ जाता है कि अब दादा जान किसी सूरत नहीं मानेंगे। आखिरकार वो एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। वो कहता है, ठीक है, अगर डैड सिर्फ अनस को वापस देखना चाहते हैं तो मैं खुद पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। कार मेरी थी और जिम्मेदारी भी मेरी होगी। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। शायान फौरन घबराकर अपने बाप को रोकता है। वो जानता है कि अगर मुरसलीन ने सच बोल दिया तो अगला नंबर उसी का होगा। वो बार बार कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, मगर दादा जान को सिर्फ अपना पोता नजर आ रहा होता है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, बस मेरा अनस घर वापस आ जाए। लेकिन इसी जज्बाती लम्हे के दरमियान अनस के जहन में बचपन की एक पुरानी याद बिजली की तरह चमक उठती है। उसे याद आता है जब शायान ने पड़ोसी की गाड़ी का शीशा तोड़ा था और पूरा इल्जाम अनस के सर डाल दिया गया था। सब लोग शायान का साथ दे रहे थे, जबकि अनस बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। और आज सालों बाद वही कहानी दोबारा दोहराई जा रही थी। उस दिन जो अनस के दिल पर जो जख्म लगा था वो कभी भर ही नहीं सका। फ्लैशबैक खत्म होता है और अनस की आंखों के सामने पुलिस स्टेशन की दीवारें दोबारा नजर आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि बचपन से लेकर आज तक कुछ भी नहीं बदला। हर बार गलती शायान करता है और सजा अनस को मिलती है। इसी सोच में डूबा हुआ अनस अचानक होश में आता है जब पुलिस वाले उसके पास पहुंचते हैं। वो उनसे उठने का हुक्म देते हैं। अनस हैरानी से पूछता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। पुलिस वाला सख्त लहजे में जवाब देता है, लॉकअप में। ये सुनते ही अनस घबरा जाता है। वो फौरन इंस्पेक्टर के दोस्त का नाम लेता है और कहता है कि उसे तो इसी कमरे में रखने का वादा किया गया था। लेकिन पुलिस वालों के लिए अब सब कुछ बदल चुका होता है। वो कहते हैं कि बाहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जमा हो चुके हैं। अगर किसी सीनियर ऑफिसर ने अचानक इंस्पेक्शन कर ली तो वो किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अब अनस को भी बाकी मुल्जिमों की तरह लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। अनस की आंखों में खौफ साफ नजर आने लगता है। वो बार बार कहता है, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे अंदर मत भेजिए। मगर उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। पुलिस वाले जबरदस्ती उसे लॉकअप की तरफ ले जाते हैं और भारी लोहे का दरवाजा उसके पीछे बंद कर देते हैं।
उधर दूसरी तरफ अंसा भी अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसके लिए भी एक नई मुश्किल इंतजार कर रही होती है। वो काफी देर से घर की बेल बजाती रहती है, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। आखिरकार जब उसकी भाभी दरवाजा खोलती हैं, तो पहले ही लम्हे से ताना मारना शुरू कर देती है। वो ताना देते हुए कहती हैं, वाह, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अब इतनी देर तक चलती है। पड़ोसियों को भी पता चल गया कि घर की बेटी रात को किस वक्त वापस आती है। अंसा चुप रहने के बजाय फौरन जवाब देती है। वो कहती है कि तालीम हासिल करने का कोई वक्त नहीं होता, और अगर किसी को पढ़ाई की कद्र ना हो तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। बस फिर दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। बात सिर्फ देर से घर आने तक महदूद नहीं रहती, किचन का मामला भी बीच में आ जाता है। भाभी खाना देने से इनकार कर देती हैं और कहती है कि ये खाना सिर्फ आरिफ के लिए बनाया गया है। लेकिन अंसा भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए प्लेट उठाती है और कहती है, आज तो यही खाऊंगी, अलग किचन की बात कल भाई के सामने कर लेंगे। ये सुनते ही भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। घर में अंसा और उसकी भाभी के दरमियान बहस चल ही रही होती है कि दूसरी तरफ अमरीन का गुस्सा फटने वाला होता है। वो फोन पर मुरसलीन की बातें सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं करती। मुरसलीन बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और सुबह तक अनस वापस आ जाएगा। लेकिन अमरीन फौरन उसकी बात काट देती है। वो गुस्से भरी आवाज में कहती है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं कानून को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर अनस को कोर्ट में पेश किया गया तो उसका रिमांड होगा। वो एक बेगुनाह लड़का होते हुए भी जेल की दहलीज तक पहुंच जाएगा और ये दाग उसके रिकॉर्ड से कभी नहीं मिट सकेगा। ये अल्फाज सुनकर मुरसलीन के पास कोई जवाब नहीं बचता, मगर शहरीन फिर भी मामला हल्का दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सुबह सब ठीक हो जाएगा और अमरीन को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अमरीन का सब्र टूट जाता है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि दूर बैठकर झूठ बोलना बहुत आसान होता है। अगर किसी और के मासूम बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही हो तो उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो उसे अपना समझता हो। इसी बीच शहरीन बात खत्म करने के लिए फोन बंद कर देती है। वो दादाजान को स्लीपिंग मेडिसिन देकर सुलाने की बात करती है और सबको तसल्ली देती है कि सुबह तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन घर के दूसरे कमरे में बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर चल रहा होता है। शायान आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है। उसकी माँ उसे देखकर कहती है कि सुबह से उसकी वजह से पूरा घर परेशान है, मगर शायान के चेहरे पर ना शर्मिंदगी होती है और ना ही अफसोस। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ ग्रैंडपा को डराना चाहता था, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, उन्हें भी सबक मिलना चाहिए था। ये सुनकर उसकी माँ भी हंसने लगती है। फिर दोनों मिलकर दादाजान का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि रात भर कभी शायान शायान और कभी अनस अनस पुकारते रहते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। शहरीन अचानक एक और जहरीली बात कह देती है। वो मुस्कुराकर कहती है, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अब अनस के नाम के साथ पुलिस स्टेशन का दाग भी लग जाएगा। कल को कौन उससे अपनी बेटी देगा? शायान जोर से हंस पड़ता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे अनस तो बचपन से ही अपॉलॉजी एक्सपर्ट है, हर बात पर सॉरी बोलना उसकी आदत बन चुकी है। फिर दोनों पुरानी बातें याद करके हंसने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि बचपन में जब अनस की स्कूल यूनिफॉर्म जल गई थी तो उसे सॉरी 100 मर्तबा लिखने की सजा दी गई थी। हर छोटी बड़ी गलती का बोझ उसी के कंधों पर डाला जाता था और आज बचपन की वो आदत एक बार फिर उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। उधर पुलिस स्टेशन के अंधेरे लॉकअप में अनस बिल्कुल खामोश बैठा होता है। तभी एक पुलिस कांस्टेबल उसके पास खाने का डब्बा लेकर आता है। वो कहता है, लो तुम्हारे घर से खाना आया है। अनस डब्बे की तरफ देखता है, लेकिन उसके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरता। इसी दौरान लॉकअप के दूसरे कैदी भूख से पुलिस वालों से खाना मांगने लगते हैं। कांस्टेबल फौरन सबके लिए खाना मंगवाने का हुक्म देता है। ये देखकर एक कैदी मुस्कुराता है और अनस की तरफ देखते हुए कहता है, अमीर बाप के बच्चों की तो जेल में भी खातिरदारी होती है। वो उसकी तरफ देखता है और धीमी सी आवाज में जवाब देता है, ऐश पैसों से नहीं हिम्मत से होती है। ये सुनकर दूसरा कैदी उसे गौर से देखने लगता है।